हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आपको एग्जामिनेशन में अक्सर प्रॉब्लम आती है और आप एग्जामिनेशन में उससे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो टॉपिक का नाम है सबसे पहले मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ठीक है ना। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और उसके बारे में पढ़ना होता है, आकृतियों के बारे में, जिनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो आपको सूत्र याद नहीं रहते हैं और उनकी वजह से आप कभी कभी पेपर में क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड सूत्र हम आज इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे किस तरह से उनको डिराइव किया गया है, यानी किस तरह से वो सूत्र बने हैं। ठीक है, तो अभी अपन शुरू करेंगे मेंसुरेशन इस वीडियो में और उसके बाद फिर सारा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद अपन सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेंसुरेशन किस किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं मेंसुरेशन। तो सबसे पहले दोस्तों मेंसुरेशन समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, ये मेंसुरेशन हिंदी में आप लोग इसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेंसुरेशन जनरली दो टाइप्स का रहता है। ठीक है, एक तो रहता है आपका 2D, एक रहता है 3D। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन मेंसुरेशन को, तो एक आपको पढ़ना होता है 2D और एक आपको पढ़ना होता है 3D। ठीक है, ये दो टाइप में आप पढ़ते हैं मेंसुरेशन को। पहला आपका रहेगा 2D, दूसरा रहेगा 3D। तो 2D में क्या रहता है ये भी देख लेते हैं। जैसा कि इसमें 2 है, यानी कि इसमें दो डायमेंशंस का यूज होता है। दो डायमेंशंस होती है ना, उन दो डायमेंशंस को कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी इसमें लेंथ हो गई यानी कि लंबाई, दूसरी आपकी होगी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ। ठीक है दोस्तों, तो लेंथ को बोलते हैं लंबाई, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपके लिख दूंगा, और इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, इसमें दो डायमेंशंस का यूज होता है। इसी तरह से आपका 3D रहता है। तो 3D में क्या रहता है, आपके 3 डायमेंशंस होते हैं। एक आपका लेंथ हो गया, एक आपका ब्रेथ हो गया और एक आपका हाइट हो जाता है। ये तीसरी जो यूनिट रहती है, तीसरी दिशा में आप इसका यूज करते हैं जो ऊंचाई। तो ये आपकी लंबाई, ये आपकी चौड़ाई और ये आपकी ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या रहता है, आप 2D में कुछ आकृतियां पढ़ेंगे और 3D में कुछ आकृतियां पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप 2D यानी दो लेंथ और ब्रीथ के माध्यम से आप क्या निकाल पाते हैं ये भी मैं बता देता हूं। देखिए, आप लंबाई चौड़ाई से क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके साथ आप जैसे कि क्षेत्रफल के साथ साथ और क्या निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि लंबाई चौड़ाई से आप इसमें क्या निकाल पाते हैं, परिमाप निकाल पाएंगे, क्षेत्रफल निकाल पाएंगे और क्या निकाल पाएंगे, विकर्ण यानी डायगोनल निकाल पाएंगे। इसी तरह से आप लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर क्या निकाल पाएंगे, आप 3 चीज निकाल पाएंगे, 3 से 4 चीज। जैसे कि सबसे पहले आपका क्या होगा, क्षेत्रफल, ये तो यहाँ पे भी निकाल पाएंगे। इसके बाद आयतन हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद आपका क्या हो गया यहाँ पर, वक्रपृष्ठ। इसके बाद आ गया कुल वक्रपृष्ठ। ये क्या होता है, ये भी क्षेत्रफल होता है आपका। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये आपका वॉल्यूम, ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो गया। इस तरह से आप ये लेंथ, ब्रीथ और ऊंचाई के माध्यम से ये चीज निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि 2D और 3D में क्या क्या जो डायग्राम्स रहते हैं वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं 2D का, अपन इसको पढ़ेंगे, 3D को सबसे बाद में। अभी पहले हम 2D कंप्लीट करते हैं पहले। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई के बेसिस पर अपन कौन कौन से फिगर पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी आकृतियां 2D में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2D में आप 2D में कुछ आकृति रहती है वो पढ़ने वाले। तो 2D कैसे पढ़ेंगे, दो डायमेंशंस में क्या क्या यूज होते हैं, आप इसमें पढ़ेंगे कुछ ट्रायंगल्स। ठीक है, इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद आप इसमें पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो ट्रायंगल्स क्या रहेंगे आपके, त्रिभुज जिनमें 3 भुजाएं रहेंगी। ठीक है, एक चीज और है, आप यहाँ पे पॉलीगॉन के साथ साथ आप यहाँ पे सर्कल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2D में आप ये 4 डायग्राम्स पढ़ेंगे और इनके रिलेटेड फॉर्मूला जो भी सूत्र रहेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल से त्रिभुज हो गया, यहाँ पर आपका चतुर्भुज हो गया और ये यहाँ पर बहुभुज हो गया और यहाँ पर आपका दोस्तों वृत्त हो गया।
ये आपको 4 डायग्राम 2D में इनसे रिलेटेड डायग्राम्स पढ़ने हैं, इनसे रिलेटेड आकृति आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स देख लेते हैं, ट्राइंगल्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों ट्राइंगल्स के प्रकार बता देता हूं मैं आपको। ट्राइंगल्स सबसे पहले आप देखिए कौन सी आकृति होती है, ये ट्राइंगल आपकी आकृति होगी, ठीक है, यानी तीन भुजाओं से एक क्लोज्ड आकृति को क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। तो इनके प्रकार बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम इनको डीपली पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक सबसे पहले क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये प्रकार है ट्राइंगल्स के, ठीक है दोस्तों। तो समबाहु क्या रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, विषमबाहु, इसके बाद क्या रहेगा आपका, समद्विबाहु, ठीक है। इसके बाद आपका क्या रहेगा, समकोण, ठीक है। और इसके बाद क्या रहेगा, समद्विबाहु, यह है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों। तो ये 5 प्रकार के आपको ट्राइंगल्स पढ़ने हैं, 5 प्रकार के त्रिभुज आप 2D में पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी डिटेल्स वैल्यूज और डिटेल इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। आप क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स वो होते हैं जिनमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, वो आकृतियां जो 4 भुजाओं से मिलकर बनेंगी, ठीक है। तो ये भी 5 से 6 प्रकार के होते हैं, ये भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो में आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ पॉलीगन क्या रहेंगे, जिसमें 4 से ज्यादा भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड पॉलीगन हो गया आपका। सर्कल्स आपके क्या रहेंगे, सर्कल आप जानते हैं वृत्त रहेगा, ठीक है। इनकी रिलेटेड मैं आपको इमेज वीडियो में अभी स्क्रीन पर शो करा दूंगा, तो आप वो भी देख पाएंगे, ठीक है। अभी हम ट्राइंगल से शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल की जो वेराइटीज है उनको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूं आपको, समबाहु का तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएंगे, उसमें विषमबाहु को बोलते हैं आइसोसेलेस, इसको बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल, स्केलन, ठीक है। ये आपका समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। इसमें 2 भुजाएं बराबर रहेंगी। समकोण को बोलते हैं अपन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और समद्विबाहु में क्या रहेंगे, 2 भुजाएं बराबर रहेंगी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्राइंगल्स के कुछ टाइप हो गए 5, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ और आगे आपको लेके चलता हूँ। इनको मिटा देता हूँ और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपने ट्राइंगल्स के टाइप पढ़े थे। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले, क्वाड्रिलेटरल्स में भी जो 5 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं वो भी देख लेंगे। तो चतुर्भुज जो भी होते हैं उनको भी समझ लेते हैं कि उनके क्या क्या टाइप रहते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, इनको बोलते हैं चतुर्भुज, यानी कि इसमें 4 भुजाओं का यूज करके और एक आकृति को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसके भी टाइप्स रहते हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला टाइप रहता है इसमें रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, आयत, ठीक है। इसके बाद आपका 2D में क्वाड्रिलेटरल्स में आता है आपका स्क्वायर, जिसको आप बोलते हैं वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इजीली विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्वायर को बोलते हैं आप लोग वर्ग, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ अच्छे डायग्राम्स जिनमें अक्सर आपको समस्या रहती है। सबसे पहला डायग्राम क्या रहेगा आपका, रोम्बस, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा ट्रेपेजियम, और इसके बाद क्या रहेगा आपका पैरेललोग्राम। अभी आप बोल रहे हो कि इस बार तो सबने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में तो कुछ बताया नहीं, तो हिंदी में भी मैं इनके सबके नाम आपको बता दूं। देखिए पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, तो इसको क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपको दोनों लैंग्वेज के नाम याद रहेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी कि मेरे को इंग्लिश में नहीं आता, मेरे को हिंदी में नहीं आता। रोम्बस क्या रहता है आपका, समचतुर्भुज, ठीक है। रोम्बस आपका हो गया समचतुर्भुज। अब आखिरी कौन सा होता है, ट्रेपेजियम, इसको क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने एक चीज तो अपने स्कूल टाइम्स में क्या बचपन में काफी देखी होगी, पतंग। पतंग कौन से आकृति में आती है इनमें से, अगर आप बता पाएंगे मेरे को तो एक बार बता दीजिए। पतंग में कोई अलग से आकृति है या इनमें ही किसी में आती है पतंग? दोस्तों पतंग की आकृति अलग से रहती है, वो इन किसी में नहीं आती है,
तो पतन को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे अलग रहेंगे और पतन को हम अलग से पढ़ेंगे। तो पतन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स हो गए अपने, ये 5 प्रकार के अपने 1 2 3 4 5 6 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स हो गए। इसके बाद आते हैं पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज, वो हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। एंड इसके बाद करते हैं अपना ट्रायंगल शुरू। तो इनको मैं मिटा देता हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई इश्यू नहीं रहेगा, आप आराम से नोट कर लीजिए बात में। तो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब हम पढ़ेंगे अपने ट्रायंगल्स को, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके फिर उसके टेस्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज्ड आकृति रहती है जो 3 भुजाओं से मिलकर बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज्ड आकृति जैसे 3 भुजाओं से घिरी आकृति का मतलब है, उसका मतलब ये रहता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, कम से कम 3 भुजाओं की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ठीक है, इस तरह से कोई भी अपन 3 भुजाएं ये अगर बनाएंगे तो ये क्लोज्ड आकृति क्यों होगी, क्योंकि ये हर एक एंड पे बंद है, ठीक है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति इसीलिए बोला जाता है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे इसमें 3 भुजाएं हो जाएंगी तो 3 इसके कोण भी होंगे, जैसे एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण रहा। तो एक ट्रायंगल में 3 भुजाएं 3 आकृति से मिलकर 3 भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। और जब उसमें 3 साइड्स होंगी तो उसके 3 एंगल्स होंगे, ठीक है। वो 3 एंगल ये मैंने डिनोट कर दिए। अब 3 भुजाएं आपस में यहाँ पे जोड़ रही है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए ट्रायंगल में क्या होता है, 3 तो एंगल होते हैं यानी कि कोण होंगे आपके, ठीक है। दूसरी बात 3 भुजाएं होंगी, तभी तो वो मिलके बना था। 3 भुजाएं यानी कि साइड्स होंगी। तो देखिए ये आपकी क्या होंगी, साइड्स, ठीक। अब आपके एंगल्स कहां पर, एंगल्स दोस्तों ये रहे आपके, ये हो गए आपके एंगल, ये हो गए आपके एंगल तीनों। अब आपने एक चीज और मिली यहाँ पे, ये कुछ पॉइंट रह गए जहां पर भुजाएं आपस में मिली, इनको बोलते हैं शीर्ष, ठीक है। तो 3 आपकी क्या हो जाएंगे, शीर्ष। एक त्रिभुज में 3 शीर्ष, इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये सारी चीजें यूज होती हैं, इसलिए मैंने आपको इनके नाम बता दिए, ठीक है दोस्तों। तो एक ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होगी, सबसे पहले हमें कम से कम 3 भुजाएं चाहिए। 3 भुजाएं जब हमारे पास होंगी तो उनसे मिलने कर बनने वाली घिरी या क्लोज्ड आकृति को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके पास ट्रायंगल हो गया। अब आपको क्या करना है कि ट्रायंगल क्या है क्या नहीं है, इससे इसकी साइड्स कम या बड़ी छोटी होने पर हम देखेंगे कितने प्रकार के ट्रायंगल बन रहे थे। तो मैं इसको मिटा देता हूं। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है कि ट्रायंगल हमारा जो नोट के रूप में मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला बहुभुज होता है, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल या त्रिभुज हमारा सबसे पहला बहुभुज होता है। ट्रायंगल या त्रिभुज हमारा सबसे पहला, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि सबसे पहला, देखिए अगर आपके पास इसमें 3 साइड्स है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 2 साइड ले लीजिए, एक पॉलीगॉन को बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि पॉलीगॉन बनाने के लिए आपके पास वो भुजाएं क्लोज्ड होनी चाहिए, यानी कि आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो देखिए क्या ये 2 भुजाओं से मिलकर आप एक क्लोज्ड आकृति बना सकते हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको कम से कम 3 भुजाओं की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप 3 भुजाओं को इस तरह से प्लेस करेंगे तो आप एक क्लोज्ड आकृति बना सकते हैं। और क्लोज्ड आकृति बनाएंगे तो सबसे पहला पॉलीगॉन क्या बनेगा, आपका ट्रायंगल बनेगा। इसलिए हमने बोला कि सबसे पहला बहुभुज जो बनता है वो हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, आप भुजाएं पॉलीगॉन को बनाने के लिए आप मान लीजिए 3 भुजाएं आपने ऐसे ले ली, तो क्या इसको आप ट्रायंगल या पॉलीगॉन बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये इस एंड पर खुला हुआ है। जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक वो कोई पॉलीगॉन नहीं माना जाएगा। और जब तक क्लोज करना है 3 भुजाएं लेके इसको ट्रायंगल नहीं मान सकते। तो आप 3 तो ले लेकिन क्लोज आकृति लेंगे। इसलिए हमने बोला था कि 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति को ही ट्रायंगल बोला जाएगा। 3 भुजाएं आप किसी भी तरह से रख देंगे तो वो ट्रायंगल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। अब इसका एक कंडीशन रहता है कि ट्रायंगल बनाने के लिए क्या कंडीशन रहनी चाहिए, तो वो कंडीशन बना देता हूं कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या रहना चाहिए, उसकी 3 भुजाओं का, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी इसकी भुजा हो गई, ठीक है। तीनों भुजाओं का माप हो गया, यहाँ पर नाम दे दीजिए ए बी सी। तो अगर ये ट्रायंगल होगा तो इसकी कंडीशन ये रहनी चाहिए सबसे पहले कि इसकी भुजाओं का 2 भुजाओं का योग यानी कि 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, थर्ड साइड से, ठीक है दोस्तों। तो कैसे करेंगे ये वेरीफाई, हम ये ऐसे करेंगे। देखिए 2 साइड ले लेंगे कोई, ए प्लस बी,
ये हमेशा सी से बड़ा होगा तो आपका ट्रायंगल बनेगा। ये वेरीफाई करने वाली कंडीशन है। इससे रिलेटेड आप एग्जामिनेशन में पूछा भी गया काफी बार। अभी लास्ट ईयर 2017 में ही सीजीएल के मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कंडीशंस पूछी गई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी, उसी तरह से बी प्लस सी का योग ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ए प्लस सी का योग बी से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन हमेशा फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अगर फॉलो होगी तभी ट्रायंगल बन पाएगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज इसका ही उल्टा रहता है कि दोनों भुजाओं का जो अंतर है, जैसे ए माइनस बी है, ये हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से, यानी कि सी साइड से। जिस तरह से यहाँ पे दो साइड्स का योग था वो तीसरी भुजा से बड़ा था, यहाँ पर क्या रहेगा, दो भुजाओं का अंतर, दो साइड्स का अंतर हमेशा तीसरी साइड से छोटा रहेगा। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे वो मैं आप बता रहा हूं आपको। ये इजीली समझने वाली चीजें हैं जो आसानी से एग्जामिनेशन में कभी इनमें बेसिक क्वेश्चन दे देगा। आपको कैसे क्वेश्चन दे देगा, उसने आपको साइड्स की लेंथ दे दी, मान लीजिए 5, 15, 20 दे दिया, पर उससे पूछा कि बताइए इनसे मिलने वाला कोई ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप कैसे बता पाएंगे? आपको तो साइड्स की लेंथ दे दी। अगर आपको ये कंडीशन मालूम है तो आप उसमें वेरीफाई करके देख लेंगे, तो आप बता देंगे कि हाँ इनसे ट्रायंगल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो आप चेक कर लेंगे, तो आंसर मार कर देंगे कि नहीं बन पाएगा। और अंतर रहेगा तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि b माइनस सी जो भी है वो हमारा a से कम होना चाहिए, और c माइनस a जो है वो हमारा b से कम होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, ये आपको नोट करके रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको नोट करके रख सकते हैं कि आपकी दो कंडीशंस थी। एक तो दो साइड्स का योग तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, दूसरा क्या था कि दो साइड्स का अंतर तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके काम की चीज है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 2 सेकंड में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अभी ट्रायंगल हो गया, अभी ट्रायंगल में अभी पॉलीगॉन की बात भी हो गई। अब एक चीज क्या रहता है कि जैसे कि ट्रायंगल है, अभी ट्रायंगल्स के टाइप है, हम वो टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप कौन सा रहेगा, कोई दूसरा टाइप कौन सा रहेगा। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, विषमबाहु ट्रायंगल पढ़ते हैं। ठीक है, तो विषमबाहु को हिंदी में विषमबाहु ही बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर ट्रायंगल। तो दोस्तों इसमें विषम बाहु का मतलब ये रहता है कि इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं जो होती हैं उनका माप अलग अलग रहता है, यानी तीनों का समान माप की रहती है, इसलिए इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या रहता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल बनाया हमने, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है, इसमें इस ट्रायंगल की भुजाओं का मार्किंग कर देते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये आपका बी है। चलिए ऐसा नहीं, ए के सामने वाली भुजा को ये मान लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी, सी के सामने वाली भुजा को सी। इस तरह से आपके तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। अब आपको क्या करना है कि इस ट्रायंगल से जुड़ी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज, इसमें तीनों साइड्स डिफरेंट रहेंगी। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या रहेंगी, असमान रहेंगी। ठीक है, जब तीनों भुजाएं असमान रहेंगी तो उनके सम्मुख कोण जो रहेंगे, उनके सामने वाले जो कोण रहेंगे वो भी असमान रहेंगे। तीनों एंगल्स, ठीक है, कोण ये भी असमान रहेंगे। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या रहता है कि इसमें हम परिमाप निकालना होता है। तो ठीक है, परिमाप कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर। तो दोस्तों देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या रहता है, जो भी अपना एरिया है जो इनसे साइड से मिलकर बना हुआ है, ये जो लेंथ है इसको अगर अपन जोड़ देंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों साइड्स को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका परिमाप आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका परिमाप आ गया। कोई समस्या यहाँ तक शायद नहीं होगी। इसकी तीनों साइड अलग अलग थी तो तीनों एंगल अलग अलग हो गए, तीनों साइड्स को जोड़ दिया तो हमें परिमाप मिल गया। अब इससे रिलेटेड क्या निकालेंगे, इसका अर्ध परिमाप जो हमें यूज करना है, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है। इनसे रिलेटेड वो सारे फॉर्मूले समझने, सबसे पहले क्षेत्रफल की, उसके बाद इनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो पूरी करेंगे। पहले तो हम क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि सभी ट्रायंगल्स का कैसे हम एरिया निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले स्केलर ट्रायंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का निकालना सीखते हैं। तो देखिए हमने निकाल दिया इसका परिमाप, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसका अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा आपको। ट्रायंगल का फॉर्मूला, तो अर्ध परिमाप क्या होगा वो बता देना मैं आपको। तो अर्ध किसी का भी होता है तो कैसे करते हैं, आधा कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसको भी आधा कर दिया, तो ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं दोस्तों।
इसको भी डिनोट कर दीजिए स्मॉल एस से। ये आपका अल्फा हो गया। अब क्या करेंगे, आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकाल देते हैं दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला रहेगा आपके क्षेत्रफल का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या थी हमें मालूम है, ए बी और सी अलग अलग है। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है। ठीक है, अब इसको कोई डेरिवेशन करने नहीं दिखाना है आपको, पेपर में सिर्फ नंबर लाने हैं, आपको वहां पे पीएचडी नहीं करना है। आप सिंपली फॉर्मूले याद कीजिए, उनको कैसे निकाला ये ज्यादा नहीं समझना है। इन चीजों को अपन को ड्राइव नहीं करना है, इन चीजों को समझना है कि हाँ किस ट्रायंगल के लिए क्या यूज होता है और क्यों यूज होता है। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में तीनों साइड्स अलग है। यहाँ पर ऐसा आपका सेमी पेरीमीटर है और ये आपकी तीनों भुजाओं की लंबाई है ए बी सी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप एक विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप लेकर के, अर्ध परिमाप निकाल करके और आप क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई होगी और उन भुजाओं की लंबाई से आप परिमाप निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे और उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं अगला वाला ट्रायंगल देखता हूँ। चलिए दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट ट्रायंगल का टाइप क्या है, तो नेक्स्ट ट्रायंगल का टाइप है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो दोस्तों इसका जैसे नाम दिया हुआ है समबाहु, ठीक है, तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसकी सारी भुजाएं क्या रहेंगी, समान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दोस्तों। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले इसकी कंडीशन से हम लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन क्या है इसमें, इसकी कंडीशन है कि इसमें तीनों साइड्स बराबर रहेंगी। ठीक है, इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस तरह से इसको हम बना दिए। देखिए इसमें अगर आपको देख पा रहे हो तो तीनों भुजाएं इसकी बराबर है। ठीक है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई मैंने मार्क की ए, इधर से भी ये दोस्तों ए है, इधर से भी दोस्तों ये ए है। तो इसकी तीनों भुजाएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी। सबसे पहली चीज, तो तीन साइड्स बराबर रहेंगी, तीन भुजाएं बराबर है इसकी, तीनों भुजा समान रहेंगी। तो इसके बाद इसके सम्मुख बनने वाले कोण भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। तो देखिए ये तीनों जो कोण रहेंगे उनका मान समान रहेगा। तो क्या रहेगा तीनों का कोण, तीन समान कोण रहेंगे। दो कंडीशन ये हो गई। अब समान कोण रहने के बाद आपको एक चीज मालूम होगी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना रहता है, 180 रहता है। तो तीनों समान नहीं है तो 3 से भाग दे देंगे, तो प्रत्येक कोण का योग कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। यानी एक समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 रहा और उसमें हमने 3 से भाग दिया, तो प्रत्येक कोण का योग मान आ गया। प्रत्येक कोण की मान क्या रहेगी, 60 डिग्री, यानी इसका हर एक कोण 60 डिग्री का रहेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 60 डिग्री का रहेगा, ये भी 60 डिग्री का रहेगा और ये भी 60 डिग्री का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये प्रत्येक कोण आ गया आपका यहाँ से। ठीक है, प्रत्येक कोण कितने का रहेगा दोस्तों, 60 डिग्री का रहेगा, 60 डिग्री करेगा। इसके बाद क्या करते हैं, हमें निकालना तो एरिया ही है। घुमा करा के कहना क्या है, सीधे सीधे बात में चलते हैं कि इसको एरिया कैसे निकालेंगे। तो आपने दोस्तों एक चीज नोटिस की होगी, इसका मान नोटिस की हो ना की हो, लेकिन आपने एक फॉर्मूला हमेशा पढ़ा हुआ है त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आप हमेशा ये यूज करते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। ये कॉमन फॉर्मूला है जो आपको मालूम होगा। तो ये बेस का मतलब क्या होता है, आधार। ठीक है, और इसका मतलब क्या रहता है, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको मालूम तो है नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर एक साइड लेकर के बता रहा हूँ। तो ये क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला मैं यहाँ नोटिस करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ। तो एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये बेस तो दोस्तों मालूम है, बेस हो गया हमारा ये, लेकिन दोस्तों इसमें हमें हाइट नहीं मालूम। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को निकालना मैं आपको बताता हूँ कि ऊंचाई कैसे निकालेंगे जिससे कि हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाए। तो हमारे पास सिर्फ तीनों साइड दिए, तीनों साइड दिए, तो हम क्या करेंगे इसमें कि इस ट्रायंगल में थोड़ा सा ये ट्रायंगल लिया हमने और इसमें हमने यहाँ से एक लंब डाल दिया। ठीक है, लंब डाल दिया। अब क्या हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो देखिए दोस्तों, ये अगर लंब है तो ये सामने वाली साइड को क्या करेगा, दो समान भागों में डिवाइड करेगा। तो देखिए ये लंबाई a/2 हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी a/2 हो जाएगी। समझ रहे हैं, यानी आधार को उसने दो भागों में समान भागों में बांट दिया। ये हमने क्या डाला था, शीर्ष डाल दी, शीर्ष से लेके लंब डाल दिया, लंब डाल दिया, उसने सामने वाली भुजाओं को दो समान भागों में बांट दिया। इसको हम क्या मान रहे हैं, ऊंचाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये किस पॉइंट पर मिला था, उस पॉइंट का नाम ले दिया हमने यहाँ पे डी। तो ADC।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल एडीसी को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, जिससे करने में आसानी रहेगी। देखिए ये तो हमारी ऊंचाई हो गई, ये वाला हिस्सा कितना रहेगा, a/2 रहेगा, और ये वाला हिस्सा हमें मालूम नहीं है कितना a, ये वाला, ठीक है दोस्तों। अब इनमें मार्किंग कर देते हैं, ये हमारा a है, ये हमारा d है, ये हमारा c है, और हमने डाला क्या था, ये लंबा डाला था, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। तो इस परपेंडिकुलर को देख के आप समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी हमेशा, 10वीं में पढ़ाई है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा आपने। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है दोस्तों कि आप किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको अगर हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं कर्ण, दिया गया है, ठीक है, ये इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपके किसके बराबर होगा, इसके आधार के स्क्वायर की, यानी कि बेस का स्क्वायर, प्लस ये आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का योग हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो वही हमने हिंदी में भी लिख देता हूं यहाँ पर, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका दोस्तों आधार हो गया, इसका योग स्क्वायर प्लस यहाँ पर ऊंचाई का, ठीक है। अब हमारे पास सभी का मान दिया हुआ है तो मान रख देते हैं। कर्ण हमारा कितना है, a स्क्वायर, तो दोस्तों हमने लिख दिया a स्क्वायर, आधा कितना है, a/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस हमारी ऊंचाई कितनी है h, तो दोस्तों h का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर, और हमें चाहिए क्या, ये ऊंचाई चाहिए दोस्तों, तो ऊंचाई को एक साइड रखते हैं, यहाँ पे क्या निकाल देंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका h स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे यहाँ रख दिया, इसको हल कर लेते हैं। तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया आपका अपॉन में 4, यहाँ पर h स्क्वायर, तो यहाँ से हल होगा 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर आपका h स्क्वायर। तो इस तरह से आपका दोस्तों h की वैल्यू आ गई √3/2a। तो दोस्तों आप इसमें समझ पा रहे हैं ना कि हमने क्या निकाल दी, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जो आपको यहाँ पर यूज करना है, यहाँ पर आप यूज करेंगे। तो ये दोस्तों आप इसको मार्क करके रख लीजिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उन्होंने दिया कि एक त्रिभुज है जो समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक भुजा की लंबाई है 12, तो आपको बताना है कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये कहीं पर लिख लीजिए, जो आपके काम आएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप फॉर्मूला मार्क करके लिख लीजिए, ये आपके काम का है। अब हमें मालूम है, हम इस फॉर्मूला में रख लेते हैं, इस सूत्र में रखेंगे तो 1/2 लेना है, आधार कितना है a/2, ये आधार a हो गया, पूरा आधार लेना, ये तो ट्रायंगल का अपन ने पूरे का लेना है, तो a आधार हो गया, और ऊंचाई भी हमने निकाली √3/2a। अब इसको हल कर दीजिए, तो √3 आ जाएगा, 2 से 2 का बड़ा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर, यानी कि आपका क्षेत्रफल आ गया दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज का, ये भी आपको विजिबल हो जाएगा, अभी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का √3/4a स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके लिख लीजिए, डायरेक्टली आप इससे इसका एरिया निकालते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से हमने समबाहु त्रिभुज की आधार और ऊंचाई को निकाल करके इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में वो कुछ भी दे के रखता है, आप वो नोट करिए और इस तरह से आप डायरेक्टली आंसर करिए। तो आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो ये समझ लिया, मैंने आपको बता दिया कि मैंने निकाला कैसे था, ठीक है, एक ये ऊंचाई का फॉर्मूला बता दिया कैसे करना है। इन दोनों से आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन समस्या ये है कि अब इतना सिंपल वो क्वेश्चन वाला एग्जामिनर भी नहीं पूछता, अब वो उससे भी एक स्टेप आगे हट चुका। तो अगर आपने ये नोट कर लिया तो रख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इससे रिलेटेड, और फिर अब इसके आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज एग्जामिनर पूछने लगा है, क्योंकि ये बहुत ट्रायंगल का फॉर्मूला सिंपल सा था जो बच्चे अब याद कर लेते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से बना पाते हैं, लेकिन वो उससे भी आगे जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बता, तो आपको एक तो इसका एरिया और इसकी मैंने हाइट बताई, तो हाइट क्या है √3/2a, यहाँ पर a आपकी क्या है साइड, ठीक है, √3/2a, ठीक है। इसको क्या मानते हैं यहाँ पर, ये आपकी भुजा है समबाहु त्रिभुज की, और इसका एरिया कितना था √3/, चलिए ऐसा ना लिखते हुए यहाँ शुरू से बताता हूँ। पहले तो हमने हाइट निकाली थी ना, तो हाइट लिख देते हैं, यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है √3/2a। अब इसके बाद हमने निकाला था एरिया, तो √3/4a स्क्वायर। ये आपकी 2 चीजें हैं जो आपको याद करना है, ठीक, ये चीज होगी। अब लेकिन वो क्या पूछने लगा है कि समबाहु त्रिभुज में वो पूछने लगा है
कि समबाहु त्रिभुज में और क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में अब वो पूछता है समबाहु त्रिभुज प्लस इसमें पूछने लगा वो अंतःवृत्त कि दोस्तों बताइए अंतःवृत्त कैसे बनेगा, प्लस समबाहु त्रिभुज में वो पूछता है कि बताइए दोस्तों बाह्यवृत्त कैसे बनेगा। ठीक है, ये दो चीजों से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त बनता है, एक बाह्यवृत्त बनता है। ये कैसे बनता है, इसकी क्या डिटेल्स रहेंगी वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त कैसे बनता है ये चीज समझ लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया समबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। नंबर एक मीडियन। अभी हमें अगर अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त बनाना है तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो मीडियन हमें मालूम होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है। ठीक है, दूसरी चीज हमें मालूम होना चाहिए कि सेंट्रॉइड या बोले हिंदी में केंद्रक ये क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मीडियन। जब एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज को लिया, इसके किसी भी शीर्ष से, ठीक है दोस्तों, देखिए इसका ट्रायंगल हो गया, ये इसका शीर्ष हो गया। तब इसके एक शीर्ष से हमने इसके सम्मुख बुझा के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट को मिला दिया, तो जो लाइन मिलेगी हमें वो मिलेगी माध्यिका। ठीक है, तो यानी कि वर्टेक्स को बोलते हैं दोस्तों शीर्ष से अपोजिट साइड। ठीक है, या इसको बोलेंगे क्या सम्मुख भुजा। ठीक है, के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। क्या कहलाएगी दोस्तों, आपकी माध्यिका कहलाएगी। वैसे आप समझ गए ना कि ये अपना मीडियन है। तो इसी तरह से हम ट्रायंगल में तीन मीडियन डाल सकते हैं, क्योंकि तीन शीर्ष हो गए, तीनों से अलग अलग मीडियन डाल देंगे, बी डी ई और एफ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एक त्रिभुज में तीन मीडियंस हम डाल सकते हैं। तीन मीडियन का तीनों मीडियंस जब आपस में तीन मीडियंस या ट्रायंगल में कोई भी दो मीडियंस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, आपस में जिस बिंदु पर वो मिलती हैं, उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक। यानी कि ये पॉइंट हमने माना जी, यहाँ पर दो या दो से अधिक जब भी मीडियंस मिलेंगी तो वो बिंदु कहलाएगा केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा केंद्र हो गया। चलिए अब क्या होता है, अब समबाहु त्रिभुज में ये वर्टेक्स से हमने अपोजिट साइड पे डाली तो वो मीडियन मिल गई हमें, उसको जहां इंटरसेक्ट करेगी वो मीडियंस आपस में, वो हमारा सेंट्रोइड हो गया। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है दोस्तों, वो क्या रहती है कि जो सेंट्रोइड होता है, ये सेंट्रोइड पॉइंट जी हो गया। ठीक है, ये हमारी जो भुजा है, ये ए से डी जो भुजा है उसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए उसको ए से लेके ये डी है हमारा, ठीक है, एडी हो गया। इसको दो हिस्सों में बांटा उसने, एक तो हमारा ए से जी और एक हिस्सा हो गया हमारा जी से डी। ए से जी और जी से डी दो हिस्से हो गए, इसको उसने बांटा 2:1 में। अगर मान लीजिए आपका जी डी 3 है तो आपका ए जी होगा 6, यानी कि इसका दुगना होगा। ये इस अनुपात में विभाजित किया किसने किया, केंद्र ने। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि शीर्ष से केंद्र की लंबाई दोगुनी होती है केंद्र से अगले मध्य बिंदु को। आपको समझना है कि ये वाली लेंथ जो रहेगी ये 1 रहेगी, तो ये वाली लेंथ हमेशा 2 रहेगी। ठीक है, इसी तरह से जी 1 रहेगा तो ये आपका 2 रहेगा, इसी तरह से जी आप 1 रहेगा तो जी सी आपका 2 रहेगा। ठीक है, ये डिवीजन रहता है, ये भी काम की चीज होगी। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद ये देखना है कि क्या यूज है। इतना सा अपने कार्ड तो दिया हमने, अब इनका यूज क्या है। चलिए यूज भी बता देते हैं कि हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना था, इतनी सारी रामायण की क्यों हुई, तो ये क्षेत्रफल तो हम डायरेक्टली निकाल ही चुके थे। लेकिन वो क्या पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता नहीं, अब उसके आगे पूछता है। तो वो पूछता है कि आप अंतःवृत्त का हमें बताइए रेडियस क्या रहेगा, बाह्यवृत्त का बताइए रेडियस क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे रहेगा, जिस तरह से आपने देखा कि जी से ई की लेंथ बराबर है, जी से डी की लेंथ बराबर है, जी से एफ की लेंथ बराबर है। अगर मान लीजिए इस लंबाई को लेकर के आप प्रकार से एक गोला बनाते हैं तो आपको एक गोला बनेगा, एक वृत्त मिलेगा। उस वृत्त को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतःवृत्त। यानी कि त्रिभुज के अंदर जो बनने वाला होता है उसको बोलते हैं अंतःवृत्त।
ठीक है दोस्तों, ये अंतर्वृत्त हो गया आपका। अब इसी तरह से अगर देखा जाए तो जी से ए, जी से बी, जी से सी, ये लंबाई तीनों बराबर है। अगर इनको प्रकार में अगर आप लेंथ मानेंगे और फिर आप अगर ट्रायंगल के ऊपर गोला बनाएंगे इस लेंथ को लेकर के, देखिए इस तरह से, अभी बस ये गोला बनाने की ही दिक्कत है, ये वृत्त बनाने की ही समस्या है, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो उसको अवॉइड करें। ये ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया, ठीक है। इस तरह से आपको जो एक सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा आपका, वो बाह्य वृत्त बनेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर है, ये ट्रायंगल के अंदर है। तो अंतर्वृत्त को क्या बोलते हैं हम, इन सर्कल। इन ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसको इन सर्कल बोला, और बाहर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, यानी कि बाह्य वृत्त। ठीक है दोस्तों, ये आपके दो सर्कल में, ट्रायंगल के ऊपर दो सर्कल और एक ट्रायंगल के ऊपर एक अंदर सर्कल, दोनों सर्कल आपके बन गए, दोनों वृत्त बन गए आपको। अब क्या करना है कि इनकी कुछ त्रिज्याएं लेंगी जो हमें तो मालूम ही नहीं है, हमने तो बस खींच दिए प्रकार में माप लेके, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक्चुअल चीज तो होनी चाहिए, तो वो चीज समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर आपने नहीं नोट किया हो तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं, बीच में वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी मिटा दीजिएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो सर्कल बन गए, एक तो इन सर्कल यानी कि अंतर्वृत्त, एक हो गया आपका सर्कम सर्कल, बाह्यवृत्त। ठीक है, तो दोस्तों ये अंत्य सर्कल है, इसकी रेडियस हम मानते हैं स्मॉल आर। ठीक है, जो बाहर वाला है इसकी मानते हैं कैपिटल आर। अब हमें ये रेडियस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमने इसकी हाइट मानी थी, हाइट मानी क्या निकाली की थी, वो थी √3/2a। ठीक है, ठीक है, और वो हाइट क्या थी, हमने एडी निकाली थी, नहीं निकाली थी हमें नहीं मालूम, हमने एडी को ही हाइट मान लिया। एडी अगर इसकी हाइट है तो क्या रहेगी, क्योंकि ट्रायंगल में जब आप उसको अपोजिट मिड पॉइंट्स में लाएंगे तो वो इसको बराबर भागों में बांटेगी, जब बराबर भागों में बांटेगी तो ये ऑटोमेटिकली हाइट हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर होगी, तभी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये हमारी हाइट होगी, इसकी साइड हमने मान ली है √2, इसको भी मान लेते हैं, इतना घिच नहीं करते इसमें, इसकी साइड हमें क्वेश्चन में दी हुई है। मान लीजिए ट्रायंगल की भुजा है ए, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये होगी हमारी साइड। अब क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है। स्मॉल रेडियस को क्या करेंगे, एजी जो अपनी लेंथ है, वो जी जो पॉइंट है ना सेंटर, वो एडी को कैसे डिवाइड कर रहा है, उसने डिवाइड किया तो दो भागों में, एक तो एजी और एक हमारा जीडी। अगर हम एजी को देखें तो एजी और किसके बराबर है, एजी अपना जीबी के बराबर है, और वही किसके बराबर है, जीसी के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें तो हमारा जीडी किसके बराबर है, ये जीडी जो 1 है वो जी के बराबर है, जी के बराबर है, और जीएफ के भी बराबर है, और ये हमारे अंदर वाले सर्कल की रेडियस यानी कि स्मॉल आर। ठीक है, ये स्मॉल आर हो गई, और यहाँ पर ये हमारी कैपिटल आर हो गई, क्योंकि ये बाहर वाले सर्कल की है। अब ये निकालना है, जब हमारा एडी था, एडी ने एजी और जीडी को किस रेशियो में बांटा था, इसको 2:1 में बांटा था, क्योंकि एजी की लंबाई हम देखेंगे तो 2 है और जीडी की लंबाई 1 है। अब हमें निकालना है, तो देखो टोटल हमें मालूम है कि एडी जो है हमारा वो कितना रहेगा, √3/2 ऑफ ए रहेगा। अब हमें मालूम है एडी ही डिवाइड किया गया है किस फॉर्म में, एजी में। अगर हमें एजी चाहिए तो एजी क्या रहेगा, 1/, एजी हमारे यानी 2 हिस्सा है, तो टोटल हिस्से कितने हैं, ये 3 मिलके क्या बनाएंगे एडी, 2 + 1 मिलके क्या बनाएगा ये एडी, तो एडी टोटल हो गया हमारा, और एजी हमें निकालना है, तो एजी 2 हिस्सा है, तो टोटल है 3 का 2 हिस्सा हमारा क्या रहेगा, एजी रहेगा, तो एडी का 2/3 क्या मिलेगा हमें, एजी मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। अब आपको बस वैल्यू पुट करना है, इसको देखिए √3/2 × 2/3 यहाँ से पुट किया, और ये का ये रख दिया, ये हमारा साइड है तो ये रख दिया। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, और √3 से यहाँ पर रूट, तो ये क्या मिला, a/√3, और एडी हमारा क्या है, कैपिटल आर। तो इस तरह से आपने देखा कि कैपिटल आर हमने निकाल दिया, वो क्या है, सर्कम सर्कल की रेडियस यानी बाह्य वृत्त की रेडियस।
अब हमें निकालना है अंदर वाला। इसी तरह से अंदर वाला क्या है, हमारा अंदर वाला जो है स्मॉल आर यानी कि जी डी, वो क्या है 1/3 ऑफ एडी, और एडी हमने क्या निकाला है, जो उसकी लंबाई है कुल वो √3/2 ऑफ ए। ठीक है, अब इससे क्या कटेगा ये √3 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या है a/2√3, और ये स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीज होगी आपकी, कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें यूज करना है कि मान लीजिए अगर आपके पास इनका रिलेशन पूछ लिया गया, एक बार आप नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप नोट भी कर सकते हैं। ये कैपिटल आर की वैल्यू आ गई a/√3, इसको मैं यहाँ से हटा के यही लिख देता हूँ a/, यहाँ से क्या a/√3, ये कैपिटल आर आ गया आपका, और ये आपके स्मॉल आर a/2√3। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, पहले एडी तो पता ही था, एक प्लेट ट्रायंगल की हाइट हम निकाल चुके हैं √3/2 है। ठीक है, उसको ही तो हिस्सा बांटा 2 और 1 में, तो जब अगर आपको ऊपर वाले ना 2/3 कर देंगे उस साइड का, अगर आपको नीचे वाले ना तो 1/3 कर देंगे उस साइड का, और उसकी वैल्यू पुट की हमने और सीधे सीधे वैल्यू निकल के आ गई स्मॉल आर की और कैपिटल आर की। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो बता दीजिए, तो मैं मिटा और बता देता हूँ। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने निकाला स्मॉल आर की वैल्यू आएगी √3/, स्मॉल आर की वैल्यू आएगी a/2√3। ठीक है, और यहाँ पर आपकी कैपिटल आर आएगी a/√3। ठीक है, अगर हम दोस्तों इसका रेशियो लेते हैं, ले लीजिए, तो क्या आना चाहिए, √3 से √3 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1:2। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया, स्मॉल आर कैपिटल आर का रेशियो आ गया। और आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अंतः कोण की त्रिज्या और बाह्य कोण की त्रिज्या का अनुपात क्या हुआ, तो 1:2 होगा। इसको आप नोट करके रख लीजिए दोस्तों, ये आपके काम आने वाली चीज है। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए आप ये नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, बस मैं बता देता हूँ कि ट्रायंगल किस तरह से, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा नीचे, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, साइड दी हुई है आपको 14√3 सेंटीमीटर। उसमें क्वेश्चन में पूछा आपसे कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो बताइए। ठीक है, यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का आपको रेडियस बताना है। तो आप कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है a/2√3, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए, निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, ए की जगह रखेंगे हमने 14√3 और 2/√3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये 7 बार कैंसिल, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है a/√3। ठीक है, वैल्यू पुट करिए 14√3 बटे में √3। अब क्या करना है आपको, इसको कैंसिल करना है, √3 से √3, यहाँ पे आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो बता दीजिए। स्मॉल आर कैपिटल आर का रेशियो बताना है, क्या करना है, स्मॉल आर ये कितना था 7:14, इसको सॉल्व कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आपने देखा कि आपका रेशियो आ गया। बट क्या आपने यहाँ पे नोटिस किया कि इस चीज को करने से आपको थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा, बट मेरा मानना है कि ये आपको एग्जामिनेशन में तब ही करना है जब आपसे एग्जैक्ट वैल्यूज की पूछी है। अगर आपसे अनुपात पूछा जा रहा है तो आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। तब आपको ये मालूम है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर का अनुपात पूछा गया आपसे, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर बराबर क्या होगा, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है a/2√3 और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है a/√3। अब इसको हल कर दीजिए, तो √3 से √3 कैंसिल, a से a कैंसिल, इस तरह से आपको क्या आएगा 1:2, ये यहाँ चला जाएगा। तो स्मॉल आर का और कैपिटल आर का अनुपात डायरेक्टली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए। साइड का तो कोई यूज ही नहीं है क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब तभी करना है जब आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए, उससे पहले आपको नहीं करना है। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, उसने बोला है कि अगर साइड आपके पास सेम ही रहती है, आपके पास साइड हमेशा सेम ही है 14√3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि अगर ट्रायंगल वही है समबाहु त्रिभुज और आपकी साइड दी है 14√3, तब आपको बताना है क्या, परिधि का अनुमान। परिधि किसकी, अंत्यवृत्त की परिधि, अंत्यवृत्त
इन सर्किल और बाह्य सर्किल, बाह्य वृत्त यानी कि सर्कम सर्कल, इन दोनों की परिधि का अनुपात बताना है। ठीक है, इन दोनों की परिधि का अनुपात बताना है। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि हमारे पास क्या है, अभी वही करेंगे अपन, सर्कमफेरेंस 1 सर्कमफेरेंस 2। पहली वाले क्या होगी, अंत्य सर्किल, इन सर्किल की मान लेते हैं यानी कि अंत्यवृत्त की। अंत्यवृत्त की क्या होगी, रेडियस हमें मालूम है, इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, परिधि का क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, अब इन सर्कल है तो क्या करेंगे 2 पाई स्मॉल r अनुपात 2 पाई कैपिटल R। अब हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर C1 अनुपात C2 किया तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमसे पूछा क्या आ गया R अनुपात R। तो थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने R अनुपात R क्या निकाला था 1 अनुपात 2। तो यानी कि अगर परिधि का पूछा है तब भी हमारा अनुपात वही आएगा जो उसकी तरफ ज्यादा अनुपात है। ठीक है दोस्तों, कोई इश्यू नहीं होगा। आपको बस साइड दे दी है लेकिन आपको उसका कोई यूज नहीं करना, आपको परिधि निकालना। तो देख पा रहे हैं आपकी परिधि में सिर्फ रेडियस का ही तो यूज हो रहा है, जो रेडियस का अनुपात होगा वही हमारा परिधि का अनुपात होगा। तो इस तरह से आपका परिधि का अनुपात हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये पूछता है कि देखिए यहाँ पर तो आपसे परिधि पूछ लिया, उसने पूछा कि आप क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया इन सर्कल और एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, इन दोनों का रेशियो बताइए। आपके पास साइड समान है चौतरा रूप से, तब आपको क्या करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि उस केस में भी आपको क्या करना है, आपको पता है कि पाई r1 यानी कि इन सर्कल रेडियस पाई r का स्क्वायर हो जाएगा और पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपके पास दोनों स्क्वायर आ गए। क्षेत्रफल का एरिया, ये सर्कल इन सर्कल हो गया, ये आपका सर्कम सर्कल हो गया, इन दोनों का एरिया आ गया। अब पाई से पाई आप कैंसिल कर देंगे तो पाई तो पाई दोस्तों कैंसिल हो गया। अब r1 और r2 इसमें अनुपात क्या लेंगे, तो जो r1 अपन r2 का अनुपात स्क्वायर करके आएगा वही तो इसके क्षेत्रफल का एरिया आएगा। तो r1 अपन r2 क्या था 1 अनुपात 2 था, तो यहाँ पे रखा आपने 1 अनुपात 2 और इसका स्क्वायर कर दिया दोस्तों, तो क्या आएगा 1/4। ठीक है, तो आपके एरिया का अनुपात क्या आ गया, रेडियस के अनुपात के स्क्वायर के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्कम सर्कल का सर्कमफेरेंस या परिधि का अनुपात हो गया, ये उसकी क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। अब इस चीज को याद करने के लिए मैं आपको एक टेबल का फॉर्म बता देता हूं जिससे आप इजीली याद कर पाएंगे और आपको इतना भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से नोट कर लीजिए। आपको एक त्रिभुज की भुजा दी है, समबाहु त्रिभुज की, और उसमें आपको परिधि का अनुपात पूछा है और उसके अंतर्वृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन में कि किस तरह से आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछा कि आप जानते हैं ये टेबल का फॉर्म है, ये आपका एरिया, ठीक है, ये इन सर्कल हो गया, ये आपका सर्कम सर्कल हो गया, इसको बाह्यवृत्त बोलते हैं, इसको अंतःवृत्त बोलते हैं। अगर मान लीजिए इनकी रेडियस यानी कि त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो इनकी परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस का अनुपात क्या होगा। तो अभी हमने निकाला था, तो सर्कमफेरेंस भी रेडियस पे ही डिपेंडेंट रहती है, लेकिन डायरेक्टली रेडियस पे डिपेंडेंट रहती है, तो वो भी 1:2 रहेगा। आप इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा आपने, तो क्षेत्रफल दोस्तों रेडियस के स्क्वायर के डिपेंडेंट रहेगी, तो एक रहेगा लेकिन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इन सर्कल की अगर रेडियस दी हो और सर्कम सर्कल की रेडियस दी हो तो उनकी परिधि क्षेत्रफल का अनुपात ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब अगला वाला ट्रायंगल देख लेते हैं। अभी ये ट्रायंगल्स तो हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया मैंने आपको किस तरह से उसकी इन रेडियस और सर्कम रेडियस अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या के बीच में रिलेशन है, यानी कि जो भी संबंध है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम दो ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, इससे पहले कौन सा पढ़ चुके हैं, तो विषमबाहु पढ़ चुके, दूसरा समबाहु पढ़ चुके। अब आती है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसमें दो भुजाएं समान रहती है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल, समद्विबाहु समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज।
ठीक है दोस्तों, थोड़ी हिंदी की राइटिंग गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो समझना है। मैथमेटिक्स थी उसकी, कभी भी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, हो जाए तो ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देखते हैं इसके बाद हम दो ट्रायंगल पढ़ चुके हैं। सबसे पहला ट्रायंगल पढ़ चुके थे विषमबाहु, दूसरा पढ़ चुके थे समबाहु। अब आता है समद्विबाहु। जैसा कि नाम बोल रहा है, इसमें दो साइड्स बराबर होंगी। चलिए तो दो साइड बराबर कर लेते हैं, एक दो, अच्छा ये बराबर हो गई, ठीक है, थोड़ी ऊपर नीचे होगी, इसको बराबर कर देते हैं, ये बराबर होगी, ठीक है। इसकी दो भुजाएं बराबर कर देते हैं, तो ये बराबर बराबर वाली भुजा हो गई, ये तीसरी वाली भुजा इसकी समान नहीं होगी, तो इसको बी से डिनोट कर दिया। इस तरह से आपके पास दो समान भुजाएं होंगी, एक असमान भुजा होगी। इसमें क्या क्या रहेगा समान, इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण समान नहीं है दोस्तों, ठीक है, समान रहेंगे, ठीक है, और ये इसके सामने वाला कोण अलग रहेगा। और इसमें क्या रहेगा सीन, कुछ से नहीं है, दो भुजाएं समान है और तीसरा असमान। अब क्या करना है, क्षेत्रफल इसका भी निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है दोस्तों, 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि चौड़ाई, नहीं चौड़ाई यहाँ पे थोड़ी यूज करना है, यहाँ पे तो आधार और ये ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 आधार इनटू ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। एरिया आप देखिए यहाँ पर आधार तो आपके पास d है, लेकिन ऊंचाई तो नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके शीर्ष से लंब डाल दिया। अब दोनों भुजाएं समान है, तो सामने वाली भुजा पे जैसे ही आप लंब डालेंगे वो इसको बराबर बराबर भागों में काट देगी। अच्छी बात है, काट देने को। ये हमने हाइट दे दी, इस हाइट को मान लीजिए h, इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। अब ये इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो समान भागों में डिवाइड होगी, तो इससे क्या होगा, वो एक ट्रायंगल बना। ये हमने यहाँ पे किस बिंदु पे डाला था, डी पॉइंट पे डाला था। अब एक ट्रायंगल हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया ए डी सी। हमारे पास ये वाली साइड कितनी है दोस्तों, ए है, इसकी डी वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड अपने पास b/2 है, क्योंकि सामने वाली भुजाओं में दो समान भागों में बांटा, और ये ऊंचाई है, ये हमें निकालना है। देख पा रहे हैं आप इस ट्रायंगल में क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। आपको निकालना क्या है, h, तो लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय, h² + b/2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a के स्क्वायर के। हो गया दोस्तों इतना। अब क्या करना है आपको, इसको हल कर लीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख ही रहा होगा, एक लाइन लिखना है मेरे को बस, h² = a² - k b² / 4, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ट्रायंगल ए डी सी में आ गया। इसी चीज को मैं यहाँ से लेके लिख देता हूँ, कोई समस्या नहीं है आपको। तो देखिए h बराबर अंडर रूट में क्या रहेगा, 4 का इसे गुणा करेंगे तो 4a², यहाँ पर क्या रहेगा माइनस का b² अपॉन में क्या रहेगा 4, ठीक है दोस्तों। तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, कोई दिक्कत आ रही नहीं आ रही, इजीली विजिबल हो गया, आप तो विजिबल है। इसको और हल कर देंगे, क्या आएगा इसके बाद, ये 4 बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में 4a² माइनस का b² अपॉन में 2। दोस्तों ये आ गई इसकी हाइट, ठीक है ना, ये आ गई हमारी हाइट, ये हमें चाहिए थी। बेस हमारे पास b है, हाइट हमारे पास आ गई, इसका एरिया निकाल देते। क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1/2। आधार कितना था, आधार आपको दिख रहा है, ये b, यही तो आधार है, ये हमने b नोट किया। यहाँ पर कितना है दोस्तों, ये अपना हाइट आ गया, तो √4a² माइनस b² अपॉन में कितना था 2, लिख दीजिए इसको। ए क्षेत्रफल क्या आ गया भैया जी, आपका क्षेत्रफल आ गया समद्विबाही त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया आपके पास b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। इसको आप नोट करके लिख लीजिए, अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए। वैसे तो मैंने इतने अच्छे से समझाया कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हाइट भी आप मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई, जो समान भुजा है वो और एक असमान भुजा है वो, तो बताइए उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो आप इसमें फॉर्मूला में पुट कीजिए, डायरेक्टली आंसर निकाल दीजिए। फिर वो बोलता है कि आप क्षेत्रफल बता दीजिए, तो इसमें पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब, अगला टैब देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं, नहीं आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं नोट कर पाया हो तो, ठीक है दोस्तों। चलिए मिटा देते हैं। और इसके बाद आप कितने ट्रायंगल कंप्लीट कर चुके हैं, 3। और हमारे कौन से ट्रायंगल बचे हैं अभी, 2 ट्रायंगल्स और बचे हैं। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया समकोण त्रिभुज। चलिए दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज इसको हटा देते हैं। इसके बाद आता है आपका समकोण त्रिभुज,
दोस्तों एक्चुअली क्या है, ये बेसिक चीजें हैं और अगर आपको आती तो मैनेजमेंट नहीं आती तो ये आपको सीखने को मिल रहा है। इसके बाद हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ आपको नहीं आती, लेकिन अभी साथ आपको आता होगा तो आपको लगेगा कि पूरी क्लास तो नहीं, बट ऐसा नहीं है, ये भी काम कीजिए। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। काफी बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम आती है। अब ये समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या रहता है, ऐसा प्रोडक्ट जो 90 डिग्री का हो और वो 90 डिग्री का किस में बनना चाहिए, ट्राइंगल में। तो देखिए ऐसा एक ट्राइंगल, ऐसा एक त्रिभुज जिसमें उसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो मान लीजिए 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये हमारा ट्राइंगल। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिया रहेगा, इसका एक बेस दिया रहेगा, इसकी एक हाइट दी गई होगी और इसकी एक सामने वाली भुजा दी गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी तो c की वैल्यू, c स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रिलेशन आ गया इनकी साइड्स के बीच में। अब आपको निकालना तो क्या है, क्षेत्रफल ही निकालना है कि किस तरह से निकालना। तो आप इसमें जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस यानी कि आधार इनटू ऊंचाई यानी कि हाइट। ठीक है, अब इसमें आपको बेस दिया हुआ है, तो बेस क्या हो जाएगा 1/2 b, और इसकी हाइट क्या दी हुई है दोस्तों, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा a। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ab/2। ये इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप नोट करके रख सकते हैं। एक ये रिलेशन आपको मालूम ही पाइथागोरस से आया था, ये तो पाइथागोरस प्रमेय से ये रिलेशन आया, उसके बाद आपका एरिया इस तरह से आया। तो इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज भी हो गया, इसमें भी कुछ अलग से नहीं करना। अभी आप एरिया समझ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद कौन सा देखना है हमको, हाँ पांचवा के बाद, अभी हमने 4 ट्रायंगल्स हो चुके हैं, अब इसके बाद हम पांचवा देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्म है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, सिर्फ इसमें ये जोड़ देते हैं कि इसमें अगर मान लीजिए दो भुजाएं बराबर हो जाए और 90 डिग्री का ही ट्रायंगल रहे तो क्या रहेगा, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि ये दो भुजाएं इसकी बराबर हो गई और तीसरी भुजा इसकी अलग है। तो देखिए ये वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा बराबर, क्योंकि देखो कर्ण तो इसका बराबर होने से रहा, क्योंकि कर्ण तो ट्रायंगल का सबसे बड़ा होता है और ये सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपोटेनियस इंग्लिश में। ये हो गया आपका दोस्तों बेस। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार। अगर मान लीजिए इसका एंगल थीटा है तो इसको आधार बोलेंगे, जिस एंगल के साथ थीटा एंगल बन रहा है उसको आधार मानते हैं, और ये हमारी होगी हाइट। ठीक है, हिंदी में इसको ऊंचाई बोल दीजिए, और इसकी लंबाई हमें क्या दी हुई है, a। ओके दोस्तों, कोई समस्या नहीं। तो अब क्या करना है हमें, इस वाले ट्रायंगल में कैसे हम एरिया निकालेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सबसे पहले। हमें मालूम है ये हाइपोटेन्यूज, 10 हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। जब कर्ण निकालेंगे तो कैसे आएगा, इसके कर्ण का स्क्वायर निकालिए तो ये हो गया, कर्ण खाली निकाल देंगे, अंडर रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, तो √2 और a बाहर आ जाएगा। यानी दोस्तों आपके पास इसमें कर्ण ये हो गया। वैसे इसका कोई यूज नहीं है, बट मैंने आपको निकाल के बता दिया कि अगर आइसोसेलेस समकोण त्रिभुज जो भी है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका हाइपोटेन्यूज पूछा आपने और दो साइड्स इक्वल साइड्स दिए तो आप कैसे निकालें, डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। ये एक तरह डायगोनल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो डायगोनल की वैल्यू आप क्या रखते हैं, स्क्वायर में क्या होगा वही इसका हाइपोटेन्यूज देगा। अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। ये आपका दोस्तों एरिया निकालना है। ठीक है, तो 1/2 बेस इनटू हाइट, इसमें बेस क्या है आपका a। ठीक है दोस्तों, 1/2 बेस हो गया आपका a। इसकी हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट भी दोस्तों a है, तो ये हमारा a हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a²/2। ठीक है दोस्तों, एक तो ये एरिया निकालने का सूत्र हो गया। अगर देखिए दोस्तों क्वेश्चन में ये दिया है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और अगर उसने क्वेश्चन में बोला कि एक समकोण समद्विबाही त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है
ठीक है, कर्ण आपको गिवन है, तो डायरेक्टली आप कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला ये रहता है, इसको ही ड्राइव करेंगे, कैसे करेंगे, कर्ण की वैल्यू क्या है √2a, इसको कुछ मत लीजिए, आप इसी तरह से कर लीजिए और इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिए कि कर्ण की वैल्यू अगर दी है तो हम इसको निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, और ये दो बराबर हो जाए उसको लिख लेंगे, और इस तरह से आप जब वैल्यू निकाल लेंगे तो उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे, अदरवाइज इसका याद कर लीजिए कि कर्ण का स्क्वायर बटे 4, ये इसका एरिया रहता है जब आपको अगर कर्ण दिया हुआ डायरेक्ट तो, और आपको हाइपोटेन्यूज दिया है तो आप इस तरह से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं ड्राइव कर देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत आएगी तो कोई मतलब नहीं, आप सिंपली याद कर लीजिए, अगर आपको कर्ण दिया रहता है डायरेक्टली तो आप याद कर सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बटे 4, तो वो डायरेक्टली ट्रायंगल का एरिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम पांचों ट्रायंगल्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, आप अगर जब तक ये नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट में बता सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके उससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पे 5 ट्रायंगल्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला पढ़ा था हमने विषम बाहु, उसके बाद पढ़ा था हमने समबाहु, उसके बाद पढ़ा था समकोण, ठीक है, और उसके बाद पढ़ा था कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज, और उसके बाद पढ़ा था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस तरह से हमने पूरे 5 ट्रायंगल्स पढ़ लिए थे। अब उसके बाद क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, एरिया के बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और फिर आपको उसके आगे जो भी समस्या रहती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं सॉल्यूशन की पहली क्लास को हम कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, किस तरह से वो क्वेश्चंस हमारे काम में आने वाले हैं। तो क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर शो करा दूंगा, मैं डायरेक्टली आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ट्रायंगल दिया आपको, ठीक है, कुछ स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि किसी ट्रायंगल का क्षेत्रफल है ना, तो हमें एरिया दिया हुआ है 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमें, बेस और उसकी हाइट का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि आधार और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया गया है हमें, कितना दिया हुआ है, 3:4, ठीक है। आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इसकी ट्रायंगल की ऊंचाई बताइए, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी हाइट बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब बेस और हाइट दी गई है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एरिया की वैल्यू दी थी 1176, ठीक है, और हमें बेस की वैल्यू रेशियोज में दी है, तो हम रेशियो को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इसके साथ जैसे कि बेस 3x हो जाएगा और हाइट हम मान लेंगे 4x। अब ये x क्यों माना ये मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन के लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी बस आप इसको ऐसे पुट कर दिए, नॉर्मली जो रेशियो रहता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, तो 3x into 4x हमने ये किया। अब ये 2 से इसको काट देते हैं, 2 हो गया, तो 3 दूनी 6 x स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, 1176 के, 6 से इसको काट देते हैं तो 6 एकम 6, यहाँ से बचा कितना 5, ये 9 कटा 6 9 54, और यहाँ से बचा, तो देखिए इसको 6 से काटा, 6 एकम 6 6 9 54 और 6 9 36, 196, ये x स्क्वायर के बराबर आ गया। तो दोस्तों यहाँ से x, ये 196 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमने 14 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको 14 मिल गई दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा था, बेस की वैल्यू हो जाएगी 14 का 3 में गुणा करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आपका आधार आ गया, और आपसे पूछा क्या गया था, हाइट पूछी गई थी दोस्तों। तो हाइट क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 14 का 4 में गुणा दिया तो 56 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से आपने देखा दोस्तों कि आपकी हाइट क्या आ गई, 56 सेंटीमीटर, और आपका बेस क्या आ गया, अब मैंने जो बताया था आपको कि एक्स आपने क्यों लिया था, देखिए दोस्तों ये हमें रेशियो दिया गया था बेस और हाइट का, ठीक है। हमारे पास बेस की वैल्यू थी 42 और हाइट की वैल्यू थी 56। अब इसमें से क्या हुआ, जो रेशियो रहता है वो सरलतम भाग रहता है, सरलतम रूप रहता है किसी भी चीज का। तो इसमें क्या था, जो मैक्सिमम 14 इंटू 3 था और यहाँ पर 14 इंटू 4 था, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू थी जो कैंसिल आउट हो गई थी वो क्या थी, वो 14, यहाँ से भी 14, इस तरह से सरलतम रूप बचा था 3/4। तो रेशियो में जो कॉमन हाईएस्ट वैल्यू रहती है उसको हम काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं, इसलिए हमने उसको x माना, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि बेस की वैल्यू 3 है या 3 का कोई मल्टीपल है, नहीं हमें मालूम था कि हाइट की वैल्यू 4 है या 4 का कोई मल्टीपल है, तो इसलिए हमने वो मल्टीपल जो कॉमन मल्टीपल कैंसिल आउट हुआ वो हमने x माना था, और उसको यहाँ पे पुट किया, इस तरह से सॉल्व किया, x की वैल्यू को कॉमन वैल्यू हमने निकाल ली और एक्चुअल उसका आंसर हमने हाइट को बता दी 56 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन इजीली विजिबल है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और सॉल्यूशन उसके साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें।
तो दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो 4:3 में दिया है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसकी हाइट्स का जो रेशियो है वो 3:4 में दिया गया आपको, ठीक है। और आपसे पूछा है कि इस त्रिभुज दोनों त्रिभुजों के जो आधार है उनके अनुपात बताइए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए आप जानते हैं कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल किस अनुपात में दिया आपको, 4:3 में दिया गया है, ठीक है। और इनकी ऊंचाई देखिए, इसको इसी फॉर्म में लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह से आपको क्वेश्चन में कभी भी कुछ दिया गया हो, ट्रायंगल्स का एरिया और बेस और उनकी हाइट्स का रेशियो पूछा गया हो, तो आप सबसे पहले एरिया लिखिए ऊपर, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी मैंने बताया, लेकिन मैं अभी इसको आपको डायरेक्ट करना बता रहा हूँ। एरिया दिया आपको 4:3 में, ठीक है। इसकी हाइट्स का अनुपात क्या दिया, h1:h2, यानी दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:4। और आपसे पूछा है कि इनकी जो आधार है ना उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है मैं बता रहा हूँ, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इनको इस तरह से गुणा कर दिया आपस में, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। और इनको नीचे लिख दिए। तो सबसे पहले 4 चौके 16, 3 3 9। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, 16:9 इनकी आधारों का अनुपात होगा। दोनों त्रिभुजों के आधारों की लंबाई का अनुपात 16:9 है, ठीक है दोस्तों। तो देखा आपने, आप बस क्वेश्चन में एक तरीका अपना लीजिए कि आपको एरिया सबसे ऊपर लिखना है, क्षेत्रफल सबसे ऊपर लिखना है, उसके बाद आप आधार लिख लीजिए जो भी दिया हुआ है, या ऊंचाई लिख लीजिए अगर जो आप ऊंचाई दी आपको, और बस आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों की वैल्यूज लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। अब करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ ही अपन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया दोस्तों, आपको बोला गया कि ट्रायंगल्स, आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर सबसे पहले दिया आपको कि दोनों जो त्रिभुज जो है उनके आधारों का अनुपात दिया है 4:5, ठीक है। और उनके जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपको लिखना है एरिया। तो एरिया आपने लिखा, क्या है अनुपात, 3:2। इनके एरिया का अनुपात दिया हुआ है आपको 3:2, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, उनके आधार का अनुपात, तो आप आधार लिखेंगे एरिया के नीचे। तो बेस इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:5। आपसे पूछा गया दोस्तों ऊंचाई यानी कि हाइट, तो आपने हाइट लिखा और निकाल दिया। करना क्या आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला पहली जगह दूसरा दूसरी जगह। तो देखिए आप इसको करेंगे 5 की 15 और इसके ऐसे करेंगे तो 4 दूनी 8। इस तरह से दोस्तों आपकी ऊंचाई का अनुपात आ गया। कितना आसान तरीका है। तो आपको बस यही तरीका फॉलो करना है। सबसे पहले ये क्षेत्रफल लिखना है, फिर उसका आधार लिखना है, उसके नीचे हाइट लिखना है और उनका रेशियो आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने की चीजें नहीं है। बस आसानी से इसको इस तरीके से लिख लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आपको अगर नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी अपन तीसरे क्वेश्चन को करने के बाद इसको मैं मिटा देता हूँ और इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन में दिया गया, बोलो, क्वेश्चन में बोला गया कि जो त्रिभुज है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है कितना, a/b, ठीक है। तो एरिया का अपन सबसे ऊपर लिखते हैं। तो सबसे पहले एरिया लिखा हमने a/b, ठीक है। उसके बाद उसके आधार यानी कि बेस का अनुपात दिया है। तो बेस का अनुपात है x/y। और आपसे पूछा गया है कि उनकी हाइट्स का अनुपात बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबको उसी फॉर्म में लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो a/y और bx, तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। तो सेम पैटर्न पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। इसके बाद हम अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप नोट कर लीजिए और इसके बाद अगला दोस्तों, मैं अगला क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक अभी जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आप जैसे कि PQR एक त्रिभुज है, ठीक है। इसके एक शीर्ष से आप एक रेखा खींचते हैं जो सम्मुख भुजा पर x पॉइंट पर मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो सामने वाली भुजा को QR को s पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। एंड उसमें क्या दिया हुआ उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि जब P से S लाइन खींचा तो उन्होंने बोला कि SR की लंबाई 1.5 दी है 1.5 सेंटीमीटर और QR की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। इस तरह से आपसे पूछा गया आपसे कि PQS और ट्रायंगल PSR का एरिया जो है वो किस अनुपात में होगा, तो आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक थ्योरम समझा देता हूँ। उस थ्योरम से आप इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ABC, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थ्योरम समझा रहा हूँ, परिमेय इसको बोल सकते हैं आप। तो आप फिर इसके आधार पर बड़े आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे।
जैसे कि ABC ट्राइंगल है और हमने इसके सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट से मिला दिया, ठीक है दोस्तों। तो जब मिड पॉइंट से मिलाएंगे, सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट से मिलाया, A से D में मिला दिया, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि मिड पॉइंट है तो BD बराबर DC होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये BD बराबर DC हो गया तो क्या आएगा, एक DC एक ट्राइंगल हो गया और ABD एक ट्राइंगल हो गया। हमें एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, तो दोस्तों क्या होगा, इसका 1/2, इसका बेस क्या रहेगा BD, इसकी हाइट क्या रहेगी, इसकी हाइट AD रहेगी, ठीक है। अब बताइए इसके बाद ADC ट्राइंगल, तो हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC ये क्या रहेगा 1/2, इसका बेस क्या रहेगा DC, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर वाली हाइट क्या रहेगी AD ही रहेगी। दोस्तों अगर हमने इसका रेशियो लिया, ठीक है, हमने इसका रेशियो ले लिया तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, AD से AD कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मालूम है कि BD बराबर है किसके DC के, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, इन दोनों एरिया का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC 1:1, यानी 1:1 का अनुपात मिल गया। और ये अनुपात कब मिला, जिस अनुपात में इस रेखा ने सामने वाली भुजा को काटा था, है ना, ये दोनों बराबर ही तो थे, यानी कि 1:1 में काटा था इसको, तो 1:1 में काटा था। तो आपने देखा कि ये ट्राइंगल्स भी उसी अनुपात में विभाजित हो गए, तो ये पर में, और इसी के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को हल पाते हैं। तो दोस्तों जिस अनुपात में ये परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा को, ये रेखा जो भी है सामने वाली भुजा को विभाजित कर रही है, उसी अनुपात में ट्राइंगल्स का एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगी उसी रेशियो में ट्राइंगल्स का एरिया डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये सेम बेस पर बने हुए ट्राइंगल्स, यानी कि एक ही आधार पर बने दोनों ने ट्राइंगल्स का एरिया उसी फॉर्म में डिवाइड होगा जिस फॉर्म में उनका बेस डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम ही रहनी है। ट्राइंगल का जब एरिया निकालेंगे तो उनकी हाइट तो दोनों ट्राइंगल से ही सेम आनी है, तो फिर किससे चेंज होगा, चेंज सिर्फ हमारा बेस के साथ चेंज होगा एरिया, और जो क्षेत्रफल बेस पे ही निर्भर रहेगा, तो बेस जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में उसका क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको क्वेश्चन डिजिबल हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि PQR एक त्रिभुज है और उसमें आपको P से ऐसे एक रेखा खींची गई जो QR पे मिलती है, और वो QR पे मिलने के बाद S से R की दूरी आपको दी गई है 1.5 सेंटीमीटर और Q से R की दूरी दी गई है आपको 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है कि त्रिभुज PQS और PQS जो भी त्रिभुज दिया है, तो वो त्रिभुज बना लेता हूं मैं। इस तरह से एक त्रिभुज बनाया जाएगा, ठीक है, PQR, ठीक है दोस्तों। अब आपने यहाँ से क्या किया, एक रेखा खींच दी गई, ठीक है, आपने रेखा खींच दी, मैं भी खींच देता हूँ। ये उन्होंने बोला है कि ये आपकी दूरी 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है दोस्तों, और ये कुल दूरी उन्होंने दी है Q से R की 4.5 सेंटीमीटर, ये कुल दूरी हो गई। तो दोस्तों Q से लेके S की दूरी जो उन्होंने बोला है, Q से लेके S की दूरी वो कितनी बचेगी, वो 3 सेंटीमीटर बचेगी। आपसे कौन कौन सा ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, PQS और PSR, है दोस्तों, इन दोनों त्रिभुज का एरिया पूछा गया। तो दोस्तों जिस फॉर्म में, जिस रेशियो में सामने वाला बेस डिवाइड हो रहा है, उसी रेशियो में ये ट्रायंगल का एरिया आएगा। देखिए PQS कौन सा होता है, PQS ये ट्रायंगल हो गया। अब इनका बेस देख लीजिए, जो जो ट्रायंगल दिए उनका बेस कौन सा है, PQS हो गया 3 और PSR, तो PSR का बेस कितना हो गया आपका 1.5। तो इनका रेशियो कितना आएगा 2:1, 1.5 से 2 बार कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इनका एरिया 2:1 में विभाजित होगा, समझ में आया आपको। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराने चाहे, जो मेंसुरेशन से रिलेटेड थे, ठीक है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए, फिर कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन करेंगे और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से हम आपकी वीडियो को रिसीव करते हैं और अपने नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा